बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नई इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है ये 2022 साल ख़त्म होने को जा रहा है। बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। इस साल हमें काफ़ी सारे नए सब्सक्राइबर्स मिले और उम्मीद है कि अगला साल हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस साल 2023 का वेट मैं तकरीबन 4 से 5 साल से कर रहा था। मेरी अपनी उम्र 15 साल है, लेकिन जब मैं 11 साल का तब से मैं 2023 का इंतज़ार कर रहा था। वो इस वजह से क्योंकि मुआहदा रोज़ा ख़त्म हो रहा था। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये मुआहदा है कौन सा, लेकिन मैंने बहुत कम एज में इसको पता कर लिया था। इस वजह से कि अर्तुगरुल के आने से काफ़ी टाइम पहले, उस ड्रामे के आने से पहले मुझे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था तुर्की के अंदर। तो मैंने काफ़ी कुछ सर्च करना शुरू कर दिया कि क्या होता है, क्यों होता है, और आज वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उनके बस कुछ ही दिन बाद मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। ये मुआहदा तकरीबन तुर्की के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे ये पता चलता है कि तुर्की अब पूरा का पूरा बदल जाएगा। अब मैं आपको स्टार्ट से चले तकरीबन 100 साल पीछे चलते हैं, जब तुर्की बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। उसके ऊपर वो बिल्कुल बुरा ख़त्म होने की तरफ जा रहा था। वर्ड नहीं आ रहा था, में ख़त्म होने की तरफ जा रहा था। उस टाइम वो अतातुर्क जो बंदा था, अतातुर्क मैं आपको दिखाता हूँ। ये बंदा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बंदा जो था, ये बिल्कुल चाहता ही नहीं था कि तुर्की इस्लाम के साथ साथ चले, इस्लाम के नाम पर चले। और उस वक्त जो थे ये बरतानिया और जितने भी बाकी ममालिक थे, अंग्रेज़ जो थे, उन लोगों ने ये कानून तुर्की के ऊपर मिलकर एक मुआहदा किया कि ना ही तुर्की, पहले तो उन्होंने जो थे सल्तनत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो जानशीन थे उनको मरवा दिया या गायब करवा दिया या फिर निकाल दिया वतन से। भी कुछ टाइम पहले उनके वो पोते या परपोते उन सुल्तानों के 90s में ही मरे हैं। मैंने उनके बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले तो उन्होंने इनकी जो शाही चीज़ें थी, शाही इनके पास जो साजो सामान था, ख़जाने वगैरह थे, वो सारे इन्होंने जब्त कर लिए। उसके अलावा उसके दूसरा पॉइंट ये था कि जितने भी ये हुकूमतें थी, इजिप्ट वगैरह, मक्का वगैरह, इन सारों से उसका कंट्रोल ख़त्म करके एक महदूद रियासत में बाउंड कर दिया उसको। एक सेकुलर रियासत बना ली, यानी इसके अंदर कोई इस्लाम का कानून लागू नहीं हुआ था। अतातुर्क ने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे कानून लाए जो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। बेहयाई और बेशर्मी बढ़ गई तुर्की के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता तुर्की ख़त्म होने को जा रहा था, यानी बिल्कुल ख़त्म हमेशा के लिए, कि तुर्की नाम का कोई था ही नहीं मुल्क। लेकिन 2002 में एक ऐसा लीडर आया जिसको अभी आप सारे जानते हैं, तैयब एर्दोगान, जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर है। यानी मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के अंदर ख़ासतौर पर इतनी देर तक कोई नहीं रहा होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे 3-4 साल से ज़्यादा कोई नहीं टिक पाया। मेरे ख्याल से 20 ईयर्स हो गए हैं इस बात को कि वो वज़ीर आज़म है। वो आए और अभी तक वो वज़ीर आज़म है, और उन्होंने ये बात की है 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको 2 पॉइंट्स और बताता हूँ। एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि तुर्की अपने मुल्क से ना तेल निकाल सकता है, ना डीजल निकाल सकता है, कोई भी मादनियात नहीं निकाल सकता। हालांकि देखें, और अगर उनको पता भी हो हाँ हमारी ज़मीन में है तेल, फिर भी वो नहीं निकाल सकता, उसको ख़रीदना ही पड़ेगा। तो देखें कितनी बड़ी ज़्यादती है। तो अब ये जो है इनके ऊपर से पाबंदी ये जो हट जाएगी। देखिए इस टाइम पूरी पाकिस्तान में कितना महंगा पेट्रोल, डीजल, ये चीज़ें इतनी महंगी चल रही हैं, लेकिन अभी इस टाइम तुर्की ख़रीद रहा है। लेकिन जब वो अपनी बनाएगा तो उसको देखें, इसकी इकॉनमी अचानक से बिल्कुल ऊपर चली जाएगी। और जैसा कि आपने सुना हमेशा की तरह, तुर्की जो रियासत थी 3 बरे-ए-आज़मों पे थी, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, 3 बरे-ए-आज़म पे थी। तो ये देखें, ये सेंट्रल पॉइंट था, यानी रीढ़ की हड्डी थी ये तुर्की जो है। पूरी दुनिया की ट्रेड थे, तिजारती मामला थे, उनकी ये रीढ़ की हड्डी थी। तो इसके अंदर जो आपने सुना है, जहाँ पे अक्सर जंगें होती रही हैं, कुस्तुनतनिया यानी इस्तांबुल जो है, जो मेन शहर है, उसके ऊपर क्यों जंगें होती रही हैं? क्योंकि यही उसका वो एक मेन पॉइंट था, वो 3 बरे-ए-आज़मों को जोड़ता था। तो ये जो है तुर्की के ऊपर ये पाबंदी थी कि वो इस जगह से जो भी वो शिप्स वगैरह गुजरते हैं, समुद्री जहाज़ वगैरह गुजरते हैं, वो उनसे टैक्स वगैरह नहीं ले सकता। अब देखें कितने सारे टैक्स और कितने सारे टैक्स से वो टैक्स हासिल नहीं कर पा रहा, क्योंकि रोज़ की तादाद में लाखों चीज़ें वहाँ से तिजारती तरीके से उधर इधर होती हैं। 3 बरे-ए-आज़म हैं, 3 बरे-ए-आज़म में से कितनी सारी चीज़ें एक से बरे-ए-आज़म से दूसरे बरे-ए-आज़म जाती है, लेकिन तुर्की उनसे टैक्स नहीं ले सकता। तो लेकिन जब ये पाबंदी हटेगी
तुर्की टैक्स लेना शुरू हो जाएगा, वो भी डॉलर्स में, अरबों कमाएगा वो डॉलर्स में। और ये जो था, ये सारी चीज़ें जो थी, ये मुझे जब 11 साल की उम्र में था तब मुझे सारी चीज़ें पता चली थी। तो उस टाइम जो मुझे शौक था छोटा मोटा, मेरा ऐसी सोच ऐसी थी कि जब तुर्की 2023 आएगा तो तुर्की बहुत ही ऊपर चला जाएगा, यानी ज़्यादा, मैंने कुछ ज़्यादा ही तवक्का रख ली थी। और मैंने ये 90 लीरा खरीद लिए थे अपने पैसों से। तकरीबन उस टाइम ये 1000 रुपये या 950 इस तरह कुछ आए थे। और ये 90 लीरा इस टाइम फिलहाल, क्योंकि ये तुर्की की वजह से नहीं, तुर्की की इकॉनमी ऊपर नीचे नहीं हुई, ये पाकिस्तान, ये तुर्की की वजह से नहीं, तुर्की की इकॉनमी ऊपर नीचे नहीं हुई, ये पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन हुई है, इसकी वजह से तुर्की का थोड़ा बढ़ा है। तो अभी ये जो 900-950 के मैंने खरीदे थे, अभी इसकी कीमत जो है 1200 से 1300 आ रही है। लेकिन अब मेरा ये उस टाइम मानना था कि जब 2023 आएगा, बल्कि अभी भी मानना है कि ये जो 90 रुपीज़ है, जो इस टाइम 1300-1400 रुपये हैं, वो बाद में जाके 6000, 7000, 8000 तक भी हो सकते हैं। तो उस टाइम मैंने एज जैकपॉट ऐसे ही खरीद लिए थे। तो मकसद ऐसा ये नहीं है, मकसद ये है कि जो तुर्की की इकॉनमी है मेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपने देखा होगा तुर्की आहिस्ता आहिस्ता अपने ताल्लुकात किन ममालिक के साथ बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के अंदर आन जान है उसका, और तुगुल उस्मान इस तरह के जैसे ड्रामे उसने बनाना शुरू कर दिए। पाकिस्तान में किसको पता था कि सल्तनत उस्मानिया नाम की भी कोई चीज़ है। ये इस ड्रामे के ज़रिए अंदर लाया गया, पाकिस्तान ने ऐसे ही इसको नशर नहीं किया, तुर्की ने नशर करवाया। किस वजह से? ताकि ये जनरेशन यूथ जो है इनको पता चले कि ये थे क्या और अब हैं क्या। अब इस तरह जो है इतने सारे ममालिक में ये इतना फेमस हो गया ड्रामा कि अब हर किसी को सल्तनत उस्मानिया के बारे में पता है। और एंड पे जो है तुर्की चाहता है कि वो ये चाहता है वो मक्का और मदीना के ऊपर वो है वापस कंट्रोल पा ले, क्योंकि वो पहले तकरीबन 600 पता नहीं मुझे साल वाज़े याद नहीं है, इतने साल उसने मक्का मुकरमा और मदीना पे हुकूमत की थी, और वो अभी भी चाहता है कि वो उन्हीं के पास हो मक्का मुकरमा। तो एंड पे जाके ना ही सऊदी अरब ये लोग देना चाहे, ये अहले अरब के जो लोग हैं, सऊदी अरब के जो पॉलिटिशियंस हैं, तो वो तो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो फिर उस टाइम क्या करेगा तुर्की करेगा ये। ऊपर से तुर्की जो है वाहिद नेटो का वो है, रुकन है, वरना इसके अलावा नहीं है और कोई मुसलमान। तो तुर्की क्या करेगा, जैसे ही है, और जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह ये कश्मीर, बर्मा, फ़लस्तीन, शाम, जितने भी ये इलाके हैं, इनके ऊपर जब भी कोई जुल्म वगैरह होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले आवाज़ कौन उठाता है? तैयब एर्दोगान, तुर्की उठाता है सबसे पहले आवाज़। इसके अलावा जो तुर्की है, इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता हर मुसलमान मुल्क का दिल जीता जा रहा है। और हमारे भी ये दिल से दुआ है कि ये बहुत जल्द बहुत ज़्यादा तरक्की करे और सल्तनत उस्मानिया में एक और दफ़ा देखने को मिले। काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आएंगी इंशाल्लाह इस नए साल में। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस साल के लिए। तो जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि आप क़यामत से पहले ये खिलाफत जो अगले इस 2023 साल के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 3-4 सालों से इसका वेट कर रहा था, तो उम्मीद है आप भी एक्साइटेड होंगे।